अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाहिद निसार और फॉर्मली अगर आप कहें तो इट इज़ कैप्टन जाहिद निसार। आई एम बेसिकली कैप्टन ऑन द शिप्स। अगर आप कराची में रहते हैं तो आपने कराची पोर्ट में जो जहाज़ देखे होंगे उनको मर्चेंट शिप्स कहा जाता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नेवल वेसल्स। हम पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे होते हैं और इन शिप्स की अगर टाइप्स की बात करें तो उनमें ऑयल टैंकर शिप्स वो शिप्स हैं जिनके ऊपर मैं सर्व करता हूँ। आबाई इलाका मेरा रेनाला खुर्द है। रेनाला खुर्द के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बेसिकली मेरे फादर आए थे। 1991 में हम लोग लाहौर में ही सेटल हो गए। उसके बाद मैं मिलिट्री कॉलेज झेलम सराय आलमगीर यानी कि जिसको MCJ भी उर्फ आम में कहा जाता है, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। 12वीं जमात तक तो सिर्फ यही ख्वाब देखा था कि हमने फौज में जाना है और हमने फौज में जाके सर्व करना है। और इसकी एक बुनियादी वजह यह भी थी कि वालिद साहब चूंकि फौज में थे लेकिन नॉन कमीशन रैंक पे थे, तो उनका बड़ा ये दिल करता था कि उनका बेटा जो है वो फौज में ही अफसर बने। तो शायद इसलिए उन्होंने प्रेफर किया कि मैं वहाँ पे पढ़ूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील माई सेल्फ लकी कि मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ और इतने सारे बच्चों में मैं वहाँ पे गया और एक अच्छी स्टैंडर्ड की मैंने एजुकेशन हासिल कर ली। इस चीज़ के बावजूद कि अगर उस किस्म की एजुकेशन में कहीं और प्राइवेटली हासिल करता तो शायद वो मुमकिन ना हो पाती। तो 12वीं जमात तक तो बेसिकली मैं यही ख्वाब देखता रहा कि हमने फ़ौज में जाना है और फ़ौज में जाके सर्व करना है। अचानक 12वीं जमात के बाद जब ये ख्वाब टूटा कि मैं फ़ौज में नहीं जा सकता और बेसिकली मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, तो फिर ये जहन में ख्यालात आना शुरू हुए कि यार अब मैं करूँ क्या। सो बीइंग फ्रॉम अ मॉडेस्ट फैमिली और हैविंग दोस काइंड ऑफ आइडियाज़ के बस यार जल्दी से जल्दी कोई नौकरी मिले, मैं जल्दी से जल्दी कमाना शुरू करूँ, तो मुझे एक ही प्रोफेशन नजर आया और वो था मर्चेंट नेवी। आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया और आई एम थैंकफुल टू दिस प्रोफेशन ऑफ माइंड कि इसने मुझे बड़ा स्टेबल कर दिया है। अगर फॉर्मल एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं तो FSC मैंने की है मिलिट्री कॉलेज झेलम सराय आलमगीर से और बैचलर्स मैंने किया है पाकिस्तान मेरीन एकेडमी से, जो कि कराची यूनिवर्सिटी के अंडर बेसिकली उस वक्त होता था। मैं अपने आप को काफ़ी लकी महसूस करता हूँ कि ये दोनों के दोनों एजुकेशन सेंटर्स, आज का तो मुझे नहीं पता लेकिन उस वक्त बहुत अच्छे थे और यहाँ पे जाना इतना आसान था नहीं, लेकिन आई थिंक आई वाज लकी। और मर्चेंट नेवी में फॉर्मल एजुकेशन जो है वो BSc तक ही होती है। उसके बाद आगे हमारे प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं जो कि हमने प्रोफेशनल स्टडीज़ करके प्रोफेशनली देने होते हैं। उनका किसी बोर्ड से किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरी सारी की सारी एजुकेशन पाकिस्तान की ही है और मैंने सारे के सारे एग्जाम्स पाकिस्तान से ही अपने पास किए हैं। और थैंकफुली अगर प्रोफेशनल लेवल पे बात करें तो हमारा सबसे हाईएस्ट जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ क्लास 1 COC सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मास्टर रैंक का, वो मैंने कर लिया था सन 2010 में पाकिस्तान से ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ गोइंग नाइस एंड फाइन, ऑल इज़ गोइंग वेल। मशागल की अगर हम बात करें तो पहले तो कोई खास मशागल नहीं थे। जब मैं मिलिट्री कॉलेज झेलम में गया था फिर मुझे फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक पैदा हुआ। मिलिट्री कॉलेज झेलम से आने के बाद यानी कि 12वीं जमात करने के बाद मुझे क्रिकेट खेलने का शौक बड़ा पैदा हुआ। इनमें से एक्सेल तो मैं किसी में नहीं कर सका, अलबत्ता को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा काफ़ी अच्छा था। यानी कि अपना ड्रामेटिक क्लब हो गया, डिबेट्स हो गई, डेक्लेमेशन हो गई, जनरल नॉलेज टेस्ट हो गए, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ऑलवेज गुड। स्पोर्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा एक्सेल तो नहीं कर सका बट आई वाज जस्ट ओके, आई वाज अ टीम गाय। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो आई थिंक सबसे पहली अचीवमेंट तो यही थी कि मैं मिलिट्री कॉलेज झेलम में चला गया। मेरिट पे गया था, ओपन मेरिट पे, अल्लाह का बड़ा करम है। दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट जिसका मुझे पहले तो पता नहीं था। बाद में जब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी मैंने शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार वो भी एक अचीवमेंट थी। बाकी अल्लाह का शुक्र है छोटी छोटी अचीवमेंट्स अच्छी खासी मिलती रहीं, जिनमें डिबेट्स भी थी, डेक्लेमेशन भी थी, डिस्टिंक्शंस भी आती रहीं, तो रेस्ट वाज गुड। देखिए मैंने वीडियोस बनाना इसलिए शुरू की थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। आई कैन डू इट सो आई शुड डू इट। और इसी मोटिव के तहत मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ना कि सिर्फ और सिर्फ शिपिंग के ऊपर मैंने क्यों बनाना शुरू की, तो उसकी सजेशन मुझे आप लोगों ने ही दी थी। वो तमाम लोग जो कि व्यूअर्स हैं उन्होंने जब मेरी चंद एक वीडियोस देखी तो दे सेड कि आपका ये जो पार्ट है ना वीडियोस का, दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग, हमें इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, टेल अस मोर अबाउट दिस। तो बेसिकली आप लोग वो फ्यूल थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ये वीडियोस बनाऊं एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस अबाउट द शिपिंग। ड्यूटी के दौरान में वीडियोस बनाने के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर वक्त वेदर जो है वो एक जैसा नहीं होता। जहाज़ कभी दुनिया के किसी हिस्से में होता है, कभी किसी हिस्से में होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप बाहर जाएंगे वीडियोस बनाने तो नॉट एवरी न्यूक एंड कॉर्नर ऑफ द वेसल इज प्रोटेक्टेड। सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना कि आप किस जगह पर एक्चुअल में वीडियो बना सकते हैं। अगर वहाँ पे हवा तेज़ होगी, वहाँ पे विंड ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तो आपका कैमरा और माइक तो वैसे ही उड़ जाएंगे। उसके बाद सेकेंडली ऑब्वियसली जहाज़ के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं बीइंग ऑन एन ऑयल टैंकर वेसल कि जहाँ पे आप अपनी वीडियोस नहीं बना सकते। दोज प्लेसेस आर नॉट सेफ फॉर वीडियो मेकिंग बिकॉज आपका कैमरा और आपका माइक्रोफोन इंट्रिंसिकली सेफ नहीं होते। आग लगने का अंदेशा होता है, देयर कैन बी एक्सप्लोजन ऑल्सो। तो उन तमाम के तमाम एरियाज को तो डेफिनेटली आपने कंप्लीटली रूल आउट करना है ना, वो तो आपने कैमरा वहाँ पे रखना ही नहीं है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि देन कंपनी की अपनी सोशल मीडिया पॉलिसीज़ हैं। बीइंग अ मास्टर कैप्टन ऑफ द वेसल कि जिसके ऊपर जो है वो पूरे जहाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कोई ऐसा काम तो कर नहीं सकता जो कि इररिस्पॉन्सिबल हो। तो मुझे फिर इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि मेरे बैकग्राउंड में कोई भी ऐसी चीज़ आपको नज़र ना आए जो कि कॉन्फिडेंशियल है या जो कि मैं कंपनी की सोशल मीडिया पॉलिसी के हिसाब से आपको नहीं दिखा सकता। आपको टाइम बड़ा कम मिल रहा होता है। आई मीन एडिट तो आप शाम को बैठ के कर सकते हैं ना, जब अंधेरा हो गया कोई मसला नहीं है।
शाम को सब रेस्ट कर रहे हैं, आप बैठ के अपनी वीडियो एडिट कर लें, लेकिन आप वीडियो शूट नहीं कर सकते उस टाइम पे, फिर मज़ा नहीं आएगा क्योंकि पीछे आपको बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा। तो मुझे शाम का थोड़ा सा ऐसा टाइम चाहिए होता है कि जहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो। वो टाइम हमेशा ढूंढना मुमकिन हो नहीं पाता। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ के ऊपर खुश हूँ वो ये है कि थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट आई एम एबल टू डू इट। कम से कम मैं ये काम कर पा रहा हूँ अपनी मर्जी से। समंदरी सफ़र का तजर्बा इज़ अमेजिंग, इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग। सन 2000 में इन द ईयर 2000 वाज द टाइम जब मैंने अपना पहला जहाज़ ज्वाइन किया था। अभी तकरीबन 22 साल हो गए हैं। बट आई थिंक कि मॉर्निंग के टाइम पे आप जब उठते हैं और सूरज को देखते हैं और शाम के टाइम पे आपको जो नज़ारे नज़र आ रहे होते हैं वो ज़मीन पर तो नहीं मिल सकते। कि समंदर के ऊपर हमें जो जो आसमानों के रंग मैंने देखे हैं ना, दे आर अनएक्सप्लेनेबल एंड दे आर ब्यूटिफुल, ट्रूली अमेजिंग। समंदरी सफ़रों का तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। एंड ऑब्वियसली देयर आर टाइम्स ऑल्सो कि व्हेन इट इज़ नॉट सो कंफर्टेबल, तूफ़ान वगैरह आ जाते हैं, दे कैन बी अदर इशूज़ एज वेल। जहाज़ है चल रहा है पानी में, बीच में कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। बट आई थिंक उन चैलेंजेस को फेस करने का और उन चैलेंजेस को सॉल्व करने का और उन चैलेंजेस से निकलने का उनका फिर मजा अपना है। ऑफ कोर्स ये कोई भी नहीं चाहता कि रोज़ाना आपको किसी ना किसी तूफान का सामना करना पड़ रहा हो, और ये भी कोई नहीं चाहता कि आपको रोज़ाना कोई ना कोई नया टेक्निकल इशू फेस करना पड़ रहा हो। बट फेसिंग देम, सॉल्विंग देम, रिजॉल्विंग देम, इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। मज़ेदार है। बाकी बात रह गई कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, तो मेरे ख्याल में मैं हर जगह पे गया हूँ। चंद एक ही कंट्रीज़ या टेरिटरीज ऐसी होंगी जहाँ पे मैं नहीं गया। अमेरिका की मैं वेस्ट कोस्ट पे नहीं गया, साउथ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पे नहीं गया, कुछ 2-4 ही जगह हैं, वरना बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, यहाँ से लेके और अमेरिका तक अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट हर कोस्ट पे ही गया हूँ। सबसे वंडरफुल चीज़ तो ये है कि लोग बड़े अनकन्वेंशनल किस्म को क्वेश्चन पूछते हैं, उनको सुनकर काफ़ी दफ़ा मज़ा भी बड़ा आता है, हंसी बड़ी आती है। मतलब एक सवाल होता है कि रात के टाइम पे आप अपने जहाज़ को कहीं पे खड़ा कर देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाज़ 24 घंटे चलता रहता है। फिर लोगों ने चूँकि मूवीज़ देखी हुई हैं, उनमें उसने शार्क्स देखी हुई हैं, मेगालोडॉन्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है, लेकिन मेगालोडॉन अभी कहीं मिली तो नहीं है। तो वेल्स के बारे में लोगों ने वीडियोस देखी हैं और लोग समझते हैं कि यार वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। डेफिनेटली दे आर, लेकिन अगर आप उनको जहाज़ों के मुकाबले में कंपेयर करें तो दे आर ओनली दिस मच इन कंपैरिजन टू अ वेसल। स्केल की बात है। जहाज़ तकरीबन 950-1000 फुट के जहाज़ होते हैं, वेल बेचारी 40-50 फुट की होती है, तो जहाज़ के सामने तो कुछ भी नहीं होती। तो लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि अगर वो जहाज़ से आगे टकरा जाए तो क्या होता है, तो यार वो मर जाती है, जहाज़ को तो कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा लोग हेडलाइट्स के बारे में पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ जहाज़ों की हेडलाइट्स तो नहीं होती। देयर आर अदर चैलेंजेस जिनकी वजह से हमें हेडलाइट्स जो है वो नहीं ऑन करनी पड़ती हैं। बाय द वे, इन तमाम के तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैं अपने चैनल ऑरेंज शॉर्ट्स के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो यू कैन जस्ट हेड ओवर देयर एंड यू कैन वॉच इट देयर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मजा आएगा तमाम की तमाम वीडियोस देख के। बाकी ये कि प्रोफेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट है, एक आम दुनिया से बिल्कुल हट के है, बिल्कुल अलग है। और आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ यू गाइस कि इंशाल्लाह आप लोग जाएं और आप लोग मेरा चैनल देखें जिसका नाम है ऑरेंज शॉर्ट्स, क्योंकि अक्सर जो सवाल आपके जहन में इस वक्त उठ रहे हैं, आई नो कि उनका जवाब मैं वहाँ पे दे चुका हूँ। यू कैन हेड टू द यूट्यूब, हेड टू द ऑरेंज शॉर्ट्स एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज़। आई होप यू गाइज विल enjoy.